हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं अपना चैप्टर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो अकर हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पैराप्लेगिया। पैराप्लेगिया में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पर हमारी जो लोअर बॉडी होती है वहां का जो मूवमेंट और जो सेंसेशन होती है वो लॉस हो जाती है। तो ये टाइप का क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको हम कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आप जो बच्चे यहाँ पर नए आए हैं, तो जिनको नहीं पता है कि हम इसके टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, यहाँ इनकी क्लासेस हो चुकी है, तो वो जो है हमारे चैनल पर जाके उन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। और पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो बहुत ही कॉन्शियसली जो है और अटेंटिवली जो हमारे लेक्चर्स को आप लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं पैराप्लेगिया की। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो लोअर बॉडी है वहां का जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है। सेंसेशन लॉस हो जाता है एज वेल एज वहां का जो मूवमेंट है वो भी लॉस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये इतना एरिया जो है हमारा वो क्या है, एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर अगर इंजरी हो रही है, अगर इतने एरिया पे क्या हो रहा है कि किसी भी वजह से इंजरी हो गई है, तो ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को और सेंसेशन को अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर पैराप्लेगिया में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोअर बॉडी, हमारी जो लोअर बॉडी है उसका सेंसेशन और जो मूवमेंट है वो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब लॉस हो जाता है। तो पैराप्लेगिया में यहाँ पर भी लिखा है लॉस ऑफ मूवमेंट एंड सेंसेशन इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का सेंसेशन और मूवमेंट जो है वो पैराप्लेगिया की कंडीशन में लॉस हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बच्चों, तो पैराप्लेगिया इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों की, पैराप्लेगिया एक टर्म है जिसका हम यूज करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, मतलब जो हमारे खुद से हम मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चलने का, हमारा मतलब जो लेग्स का मूवमेंट है, अगर हम बिल्कुल सही सलामत हैं तो हम उनको अपने आप से कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी टाइप की वहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई है, तो वो क्या करेगी कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी और इसकी वजह से हमारा मूवमेंट एज वेल एज हमारा सेंसेशन जो हो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि पैराप्लेगिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इनेबल हो रहे हैं, हम उनको मूव करने में हमें दिक्कत हो रही है, स्पेशली इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। द एरियाज ऑफ इम्पेयर्ड मोबिलिटी यूजुअली इंक्लूड द टोज, फीट, लेग्स एंड मे और मे नॉट इंक्लूड द एब्डोमेन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया है किसका, द एरियाज ऑफ इम्पेयर्ड मोबिलिटी यूजुअली इंक्लूड। अब पैराप्लेगिया में जो इम्पेयर्ड मोबिलिटी है वो कहाँ की हो रही है, तो वो है हमारी टोस की, फीट की, लेग्स की, एंड मे और मे नॉट इंक्लूड द एब्डोमेन। लोअर बॉडी का तो यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग है ही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर लोअर बॉडी में हमारा एब्डोमेन इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेनली यहाँ पर हमारे टोस, फीट्स और लेग्स का जो मूवमेंट होता है वो तो यहाँ पर अफेक्ट होगा ही होगा। एब्डोमेन यहाँ पर इन केस में है कि मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। So, a person with a complete T12 level of injury is paralyzed from the waist down. जिनको T12 लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड की जो T12 लेवल है, अगर वहां पर उनको इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ लेवल्स होते हैं, तो वहां पर अगर T12 लेवल पे क्या हो रहा है कि पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई है, तब जो बॉडी होगी वो कहां से पैरालाइज्ड होगी, वेस्ट डाउन से। हमारी वेस्ट से लेके वो पूरा हमारी लेग्स तक क्या होगी, हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज होगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डेफिनेशन पर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सो पैराप्लेगिया इज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट पैरालाइजेस द लोअर लिम्ब।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पैराप्लेगिया क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। यहाँ पर इसके बाद हम हेमीप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के अंदर आती है बच्चों। अगर आपको बोला जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए लिस्ट डाउन या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, 10 मार्क्स में अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपको उसमें हेमीप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया और पैराप्लेगिया तीनों को ही क्या करना है, डिस्क्राइब करना है अच्छे से। अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है कि बताइए हेमीप्लेगिया क्या है, पैराप्लेगिया क्या है, क्वाड्रिप्लेगिया क्या है, तो जो उस हिसाब से आपको उसके कंटेंट के हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पैराप्लेगिया एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जो पैरालाइज करती है किसको, हमारे लोअर लिम्स को। It is a result of severe damage to the spinal cord and the nervous system. क्यों हो रही है? अब जो पैराप्लेगिया है वो क्यों हो रही है, जब सीवियर डैमेज होता है किसका, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, एज वेल एज हमारे नर्वस सिस्टम का जब सीवियर डैमेज हो जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ पर पैराप्लेगिया की जो कंडीशन है वो अकर होती है। पैराप्लेगिया मेनली अफेक्ट्स द ट्रंक, लेग्स एंड द पेल्विक रीजन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ मूवमेंट। हमारा ट्रंक, अब बच्चों आप सोचेंगे कि ट्रंक क्या है यहाँ पर, तो ट्रंक है यहाँ पर हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हमारा ट्रंक, हमारे लेग्स और हमारे जो पेल्विक रीजन है, ये सब क्या होंगे यहाँ पर मेनली अफेक्टेड होंगे और ये क्या करेंगे कि हमारे मूवमेंट को ये लॉस कर देंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स। तो टाइप्स क्या है बच्चों के, टाइप ऑफ पैराप्लेगिया डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स एंड द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। सम कॉमन टाइप्स ऑफ पैराप्लेगिया आर मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो टाइप है पैराप्लेगिया का वो हमारे सिम्टम्स पर डिपेंड होता है। क्या है कि वो हमारे सिम्टम्स पर डिपेंड होता है और कितना कंडीशन जो है वो सीवियर है, कितना सीवियरिटी में कंडीशन है हमारी, उस पर जो हमारे टाइप्स है वो डिपेंड है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन टाइप के जो है वो पैराप्लेगिया है। तो सबसे पहला आता है हमारा कंप्लीट पैराप्लेगिया। तो कंप्लीट पैराप्लेगिया क्या है वो हम देखते हैं। तो कंप्लीट पैराप्लेगिया इज द टोटल लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और डिजीज। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी या फिर डिजीज हो रही है तो इसकी वजह से आपका टोटल मींस सेंसरी एज वेल एज योर मोटर फंक्शन जो है यहाँ पर लॉस हो जाएगा। कहाँ का, आपकी लोअर बॉडी का। This results in a complete inability to move and feel sensations below the level of injury, often requiring mobility aids and adaptive techniques for daily activities. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि आप completely enable हो जाएंगे, यहाँ पर आप जो है completely enable हो जाएंगे मूव करने के लिए और आपको किसी भी टाइप की आपके लेग्स में, आपके लोअर पार्ट में कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगी। आपको कितना भी वहां पर आपको पिंच करे या फिर आपको कुछ भी प्रिक करे, आपको किसी भी टाइप की कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगी। कहां पर, लोअर लिम्ब में। कब, कंप्लीट पैराप्लेगिया में। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है, असिस्टिव डिवाइसेस की नीड होती है एज वेल एज यहाँ पर कुछ अडेप्टिव टेक्निक्स की भी नीड होती है पेशेंट को अपनी नॉर्मल और डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। It can often lead to loss of bladder और bowel control। अब यहाँ पर इसकी वजह से आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल का भी लॉस हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, तो ब्लैडर का एज वेल एज आपके बाउल का भी कंट्रोल जो है वो क्या होगा, लीड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पार्शियल पैराप्लेगिया। तो पार्शियल पैराप्लेगिया में क्या होता है कि पार्शियल पैरालिसिस इन्वॉल्व्स लिमिटेड मसल फंक्शन एंड सेंसेशन लॉस ड्यू टू नर्व डैमेज और इंजरी। तो बोल रहे कि पार्शियल पैरालिसिस क्या है कि वो लिमिटेड मसल फंक्शन को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। लिमिटेड मसल फंक्शन और सेंसेशन लॉस होता है यहाँ पर, मतलब मसल फंक्शन एज वेल एज यहाँ पर मोटर फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पर आपका जो मोटर और जो सेंसेशन और जो मोटर फंक्शन है वो लिमिटेड अमाउंट में इन्वॉल्व करता है लॉस ड्यू टू नर्व डैमेज और इंजरी। अब ये भी यहाँ पर अगर नर्व्स डैमेज हो रही हैं या फिर आपको नर्व इंजरी होगी तभी ऐसी कंडीशन जो है वो होगी। अनलाइक कंप्लीट पैरालाइज, सम मूवमेंट एंड फीलिंग रिमेन थ्रो दे मे बी इम्पेयर्ड। तो यहाँ पर जैसे कंप्लीट पैरालाइज में क्या हो रहा, पैराप्लेगिया में क्या हो रहा था
कि कंप्लीट पैरालिसिस हो रहा था लोअर बॉडी का, तो वहां पर टोटल सेंसेशन और मूवमेंट जो थी वो पेशेंट की लॉस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक पेशेंट की मूवमेंट और सेंसेशन जो होती है वो रहती है, जब तक कि वो टोटली इम्पेयर्ड नहीं हो रही है, तब तक क्या होगा कि वहां पर कुछ जो मूवमेंट है और कुछ सेंसेशन पेशेंट के अंदर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वन लेग में बी फुल्ली पैरालाइज्ड whereas there may be a limited range of motion। क्या होगा कि एक जो लेग है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेग है जो फुल्ली पैरालाइज्ड होगा, लेकिन कुछ हद तक वहां पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वहां पर रेंज ऑफ मोशन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। Rehabilitation and the therapies are often used to regain or improve functionally in the affected area। तो यहाँ पर rehabilitation और कुछ therapies का हम यूज करते हैं ताकि हम जो फंक्शन है पेशेंट का उसको हम वापस से रीगेन कर सके, वापस से उसको पहले जैसा बना सके। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन कंडीशंस में जैसे पैराप्लेगिया हो गया, क्वाड्रिप्लेगिया हो गया, हेमीप्लेगिया हो गया, तो इन कंडीशंस में बच्चों ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको थेरेपीज और एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया, मतलब किसी इंजरी की वजह से आपको क्या हो गया है कि यहाँ पर पैराप्लेगिया हो गया, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया। तो ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया occurs when a severe injury like a spinal cord trauma। क्या बोल रहे हैं कि ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया अकर तब होता है जब जो सीवियर इंजरी अकर हो जाती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर इंजरी हो गई, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स, फॉल्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंसिडेंट्स। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया आप गिर गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बल पर आप गिर गए हैं, या फिर क्या हो गया कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलते के टाइम स्पोर्ट्स रिलेटेड इंसिडेंट्स आपके साथ हो गया है, लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द लोअर बॉडी। तो इसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो जाएगा, किसका, लोअर बॉडी का। दिस कंडीशन डिस्टर्ब नर्व सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड लोअर लिम्ब। ये कंडीशन क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है किसको, नर्व सिग्नल्स को, बिटवीन द ब्रेन एंड द लोअर लिम्ब। ब्रेन से जो सिग्नल हमारे लोअर लिम्ब में आ रहे हैं कि भाई मूव करो, अब तुम्हें अपना मूवमेंट स्टार्ट करना है, वहां पर क्या होगा कि इस पैराप्लेगिया की वजह से वो जो सिग्नल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका सेंसेशन भी लॉस हो जाएगा और आपका जो कंट्रोल है आपकी बॉडी पर वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। यहाँ पर भी रिहैबिलिटेशन कुछ हद तक मेडिकल इंटरवेंशन भी काम कर जाता है, लेकिन ज्यादातर रिहैबिलिटेशन या फिर थेरेपीज वगैरह ही वर्कफुल होती हैं। एंड अडेप्टिव स्ट्रेटजीज एम टू मैनेज द इफेक्ट एंड एनहांस द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बोल रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन की हेल्प से, मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से और अडेप्टिव स्ट्रेटजीज की वजह से हम पेशेंट का क्या करेंगे कि उसका जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसको इनहेंस करने की यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, ताकि वो क्या है कि थोड़ा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे से, अपने जो डेली एक्टिविटीज है थोड़ा उनको खुद से परफॉर्म करने में वो हेल्पफुल हो। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नॉन ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया। तो नॉन ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया में क्या हो रहा है कि रेफर्स टू लोअर बॉडी पैरालिसिस नॉट कॉज्ड बाय फिजिकल इंजरी। जहां पर ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया वो किसी इंजरी की वजह से कॉज हो रहा है, तो वहीं पर नॉन ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया कोई भी इंजरी की वजह से कॉज नहीं हो रहा है। It can result from conditions like spinal tumors, infections, autoimmune disease और congenital abnormalities। ये क्यों हो रहा है, जो नॉन ट्रॉमेटिक हमारा जो पैराप्लेगिया है वो क्यों हो रहा है, वो किसी स्पाइनल ट्यूमर की वजह से। मतलब अगर आपके स्पाइन में किसी भी टाइप का ट्यूमर है, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है, जहां पर क्या हो रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम खुद की हेल्दी सेल्स को किल कर रहा है, या फिर आपको इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, एट बर्थ के टाइम से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई एबनॉर्मलिटी है तो भी आपको नॉन ट्रॉमेटिक पैराप्लेगिया अकर हो सकता है। नर्व सिग्नल डिस्ट्रप्शन कॉजेस लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि नर्व सिग्नल जो है वो नहीं पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट होता है और जो सेंसेशन होती है पेशेंट की लोअर बॉडी में वो खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेस एंड रिहैबिलिटेशन
एंड असिस्टिव मेजर्स टू इंप्रूव डेली लिविंग एंड मोबिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, ट्रीटमेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेशेंट के अंडरलाइन कॉज को पहले जानने की, अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट करेंगे एज वेल एज रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करके, मेजर्स का यूज करके हम पेशेंट की डेली लिविंग और जो उसकी मोबिलिटी और जो उसका मूवमेंट है उसको इंप्रूव करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। फिर आता है बच्चों स्पास्टिक पैराप्लेगिया। तो स्पास्टिक पैराप्लेगिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मसल स्टिफनेस एंड वीकनेस प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग द लेग्स। तो क्या बोल रहे हैं कि स्पास्टिक पैराप्लेगिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर मसल स्टिफनेस, आपकी मसल्स स्टिफ्ड हो गई हैं एज वेल एज बहुत कमजोर वीक हो गई हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आपके लेग्स को अफेक्ट कर देता है। अगर आपके लोअर लिम्स की मसल्स वीक होंगी, साथ ही साथ वो स्टिफ्ड हो जाएंगी, तो ये क्या करेगा कि उस पार्ट को जो यहाँ पर लोअर पार्ट में हो रहा है, तो लोअर पार्ट की यानी लेग्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। इट ऑफन स्टेम्स फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन इंपैक्टिंग नर्व सेल्स दैट कंट्रोल मूवमेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये भी स्टेम्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट्स है। तो यहाँ पर क्या है कि टॉफिन स्टार्ट्स, ये यहाँ स्टार्ट होती है फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन की हेल्प से स्टार्ट होती है, और ये क्या करती है कि हमारे नर्व सेल्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट अपना डालती है, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब नर्व सेल्स क्या करती है कि हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा नहीं है, और यहाँ पर हमारा मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। दिस कंडीशन लीड्स टू डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है किसमें, चलने में, और कोऑर्डिनेशन, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करने में पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जो है वो हो रही है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स थेरेपीज टू एलिवेट सिम्टम्स एंड एनहांस फंक्शनल एबिलिटीज। तो क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर जिसमें हम थेरेपीज करते हैं और कुछ सिम्टम्स को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू थेरेपीज और थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू रिहैबिलिटेशन, ताकि हम उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज को, जो पेशेंट है जिसको पैराप्लेगिया, स्पास्टिक पैराप्लेगिया हो गया, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उसको हम वापस से रिगेन करने में उसकी हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आता है बच्चों एट लास्ट हमारा है कंजेनाइटल पैराप्लेगिया। तो कंजेनाइटल पैराप्लेगिया क्या है कि इट इज अ रेयर कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ इन्वॉल्विंग पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। कंजेनाइटल पैराप्लेगिया बहुत ही रेयर कंडीशन है, मतलब एट बर्थ के टाइम पे ही किसी बेबी को पैराप्लेगिया होना, कंजेनाइटल पैराप्लेगिया होना, ये बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन इसमें अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर या तो पार्शियल, मतलब या तो हाफ लोअर बॉडी या फिर फुल लोअर बॉडी जो होगी यहाँ पर पैरालाइज हो जाती है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ये भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, तभी प्रीनेटल फैक्टर्स की वजह से, और डेवलपमेंटल इश्यूज अफेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, और इसी के साथ अगर कोई डेवलपमेंटल इश्यूज है बेबी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल IUGR है, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ये भी क्या करेगा, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा। तो इसी के साथ आपको कंजेनाइटल पैराप्लेगिया होने का चांस है। तो यहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशंस एंड द थेरेपी सपोर्ट अफेक्टिव इंडिविजुअल इन मैनेजिंग मोबिलिटी चैलेंजेस एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेडिकल इंटरवेंशन और जो थेरेपीज हैं वो क्या करती हैं, इनहेंस करती हैं पेशेंट के इंडिपेंडेंस को और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ताकि हम उसकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, उसको मैनेज कर सके और उसके जो इंडिपेंडेंस लेवल है उसको हम इनहेंस कर सके। तो ये थे हमारे टाइप्स। इसमें हमारा पहला बच्चों आ रहा था कौन सा, दैट इज कंप्लीट पैराप्लेगिया। सेकंड वन है हमारा पार्शियल पैराप्लेगिया, थर्ड है ट्रोमेटिक पैराप्लेगिया, फोर्थ है नॉन ट्रोमेटिक पैराप्लेगिया, फिफ्थ है स्पास्टिक, एंड एट लास्ट सिक्स आता है हमारा कंजेनाइटल पैराप्लेगिया। तो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकती हूँ कि आप हर चीज को रट ले, बहुत इम्पॉसिबल है इतना थ्योरी रटना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। और रट्टे वाली चीजें जो होती हैं वो अक्सर हम थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं, तो रटने से बेहतर है कि आप उस चीज को अच्छे से समझे जो हमेशा लाइफ टाइम आपकी ब्रेन में स्टोर होंगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कॉजेस। अब क्यों अगर हो रहा है
जो हमारा पैराप्लेगिया है वो क्यों अकर हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से। तो अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर क्या होगा, पैराप्लेगिया होने का चांस है। तो ट्रॉमा फ्रॉम एक्सीडेंट्स, फॉल्स और स्पोर्ट्स कैन डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू पैरालिसिस। अगर आपको इंजरी होगी किसी एक्सीडेंट की वजह से, आप गिरने की वजह से या स्पोर्ट्स इंजरी आपको हो गई है, तो यहाँ पर आपको अगर इंजरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि आपको पैरालिसिस कर सकता है। If you have any type of spinal tumors, अगर growth within the spinal canal can compress the cord causing paralysis। अब नॉर्मल ग्रोथ है अगर सेल्स की और ट्यूमर्स की, तो वो आपको क्या, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड जो कैनाल है उसको कंप्रेस कर देगी, तो इसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको पैरालिसिस होने का चांस है। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज कैन अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ डिस्टर्बिंग नर्व सिग्नल। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की एक लेयर होती है माइलिन शीथ, जो क्या करती है कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, तो जब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन शीथ को अफेक्ट करेगी, तो जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स है वो डिस्टर्ब होंगे, सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे हमारी बॉडी को, तो वहां पर पैरालिसिस की कंडीशन अकर हो सकती है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ स्पाइनल इन्फेक्शन, अगर आपको किसी भी टाइप का स्पाइनल इन्फेक्शन है तब भी आपको पैराप्लेगिया होने का चांस है। तो इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस और एब्सेस कैन डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। मेनिंजाइटिस क्या था बच्चों? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर एब्सेस हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड टिश्यूज में, तब भी आपको पैराप्लेगिया हो सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी टाइप की कंजेनाइटल कंडीशन है, आपको कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज और जेनेटिक म्यूटेशंस may lead to abnormal spinal, may lead to abnormal spinal cord development। कंजेनाइटल डिसेबिलिटी में क्या है कि अगर किसी भी टाइप के आपको बर्थ के टाइम पे कोई आपकी स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, कोई डिसेबिलिटी हो गई है या फिर जीन म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपको पैराप्लेगिया हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर इश्यूज। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम लाइक स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रोक कैन कॉज पैरालिसिस। अगर आपके स्पाइनल आपके ब्लड वेसल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रोक हो गया, जिसमें क्या हो रहा है कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रोक हो जाता है अगर, तो ये भी आपको पैरालिसिस कॉज कर सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कंडीशन जैसे कि ट्रांसफर माइलाइटिस या फिर एएलएस भी क्या करता है, आपको पैराप्लेगिया रिजल्ट करता है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द पैराप्लेगिया। नेक्स्ट है बच्चों साइन एंड सिम्टम्स। अब कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे पैराप्लेगिया वाले पेशेंट में, क्या हमें कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को पैराप्लेगिया है? तो लॉस ऑफ मोटर फंक्शन इन द लोअर बॉडी। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि मूवमेंट ही हमारा अफेक्ट हो जाता है, तो हमारा जो लोअर बॉडी का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन इन द लोअर बॉडी। तो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि मोटर फंक्शन, मूवमेंट तो अफेक्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी। जो हमारा सेंसरी फंक्शन है वो भी लॉस हो जाएगा, हमारी बॉडी नम हो जाएगी, हमें किसी भी टाइप की कोई भी सेंसेशन हमारी लोअर बॉडी में फील नहीं होगी। मसल वीकनेस और कंप्लीट पैरालिसिस इन द लेग एंड लोअर ट्रंक। हमारा जो लेग्स है और जो हमारा लोअर ट्रंक नीचे का हिस्सा है हमारी बॉडी का, तो वहां पर मसल वीक हो जाएंगी और पूरा का पूरा कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएंगे हम। कहाँ? लोअर बॉडी का हमारा कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा। डिमिनिश्ड और एब्सेंट सेंसेशन, यहाँ पर या तो थोड़ी सेंसेशन कम भी हो सकती है और टोटल एब्सेंट भी हो जाएगी सेंसेशन। जैसे हमें टच करने पे फील नहीं होगा कि हमें क्या चीज हमें चुभी है। अगर आप पैराप्लेगिया वाले पेशेंट को सुई भी अगर आप प्रेक करेंगे तब भी उसे फील नहीं होगा। कोई गर्म ठंडी चीज डाल देंगे उसे फील ही नहीं होगा कि मेरे ऊपर गर्म चीज पड़ी है या ठंडी चीज पड़ी है। उसी के साथ प्रोसेप्शन भी नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई भी उसको सेंसेशन फील नहीं होगा।
बिलो द लेवल इंजरी लेवल, कहाँ पर, जहां से उसको इंजरी हुई है तो उसके इंजरी के जहां पर इंजरी हुई है तो इंजरी से निचले हिस्से में क्या होगा कि पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो हो जाएगा। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिफ्लेक्सेस, यहाँ पर क्या होगा कि पेशेंट का कोऑर्डिनेशन लेवल, जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का अभी हमारे पास पूरी ताकत है कि हम अपनी बॉडी को क्या है कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। तो पैराप्लेगिया वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे और उनका जो रिफ्लेक्सेस है वो भी इम्पेयर हो जाएगा। रिड्यूस मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, में यहाँ पर उनकी मूवमेंट भी रिड्यूस कम हो जाता है और उनका जो इंडिपेंडेंस लेवल है, जो क्या है उनकी खुद से जो काम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। डिपेंडेंस ऑन असिस्टेंट डिवाइसेस सच एज व्हील चेयर, यहाँ पर वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं व्हील चेयर्स पर। वहां यहाँ पर इस स्टेज में आके उन्हें क्या है कि असिस्टिव डिवाइसेस की नीड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पैराप्लेगिया। तो अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। कैसे पता करेंगे कि हमारे पेशेंट को क्या है पैराप्लेगिया? तो सबसे पहले एक्सटेंसिव मेडिकल इमेजिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप सब जानते हैं हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। सबसे हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट का नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। वाइटल साइंस लेते हैं, फिर हमें पेशेंट बताता है कि इतने दिनों से मुझे क्या है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, ये सब पेशेंट हमें बताएगा। फिर हम खुद भी असेस करेंगे कि पेशेंट का मूवमेंट देखेंगे कैसा हो रहा है, बैलेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। तो ये सारा हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम उनकी मेडिकल इमेजिंग करेंगे। मेडिकल इमेजिंग में हम पूरा विजुलाइज करके देख सकते हैं कि कौन सी नर्व कहाँ, किस एरिया की जो नर्व है वो डैमेज हुई है। तो इसमें हम एक्सरे, MRI, CT स्कैन के थ्रू ये सारी चीजें हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्यों करेंगे हम यहाँ पर, टू चेक फॉर न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज अफेक्टिंग लेग फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे कौन सी न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी है, मतलब नर्वस सिस्टम में कौन सी जगह पर क्या है कि कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई जिसकी वजह से पेशेंट का लेग फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्यों करेंगे बच्चों यहाँ पर, टू टेस्ट रिस्पॉन्स टू मसल स्टिमुलाई। यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि मसल्स का रिस्पॉन्स जो है वो कैसा है, मसल और नर्व्स का आपस का कम्युनिकेशन जो है वो कैसा है, सिग्नल्स पहुंच रहे हैं उन तक या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, टू चेक फॉर हेरिडिटरी फैक्टर्स दैट में कंट्रीब्यूट टू द पैराप्लेगिया, या फिर जिसको हम पैरापराइसिस भी बोलते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या चेक करते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स चेक करते हैं कि कहीं पहले इनकी फैमिली में को तो किसी को ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार हेरिडिटरी फैक्टर्स भी क्या करते हैं कि पैराप्लेगिया और पैरापराइसिस को कॉज करते हैं। Once the diagnosis is complete, a doctor may begin recommending a paraplegia exercise regimen and therapy schedule to help the patient to cope up with paraplegia. एक बार डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पेशेंट को पैराप्लेगिया हो गया है, तो इसकी जो लोअर बॉडी की जो भी सेंसेशन और मूवमेंट है वो खत्म हो गई है। अब डॉक्टर यहाँ पर पेशेंट को रिकमेंड करेगा कि आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आप क्या है जल्दी ठीक हो सकते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, कोप अप भी कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ। फिर है बच्चों मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशन आर यूज्ड टू मैनेज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पैराप्लेगिया। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पैराप्लेगिया के, तो उनको मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन देंगे, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मसल्स बहुत स्टिफ हो गई हैं, वीक हो गई हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स हम देंगे। टू एलिवेट स्पास्टिसिटी एंड मसल स्टिफनेस, ताकि जो भी स्पास्म हो रहा है मसल्स में या फिर स्टिफनेस हो रही है मसल्स में वो क्या हो जाए, यहाँ पर ठीक हो जाए। पेन रिलीवर एड्रेस डिस्कम्फर्ट, तो यहाँ पर हम असीटामिनोफेन ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव करे। आइबुप्रोफेन जैसी मेडिकेशन जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हेलोपेरिडोल हो गई, सर्टलिन हो गई, है ना, तो ऐसी मेडिकेशंस है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स है जो क्या करें पेशेंट के इमोशनल वेलबींग को थोड़ा मेंटेन करें और उनको असिस्ट कर सकें हम उनको। तो इसी के साथ हम क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि पेशेंट अपनी डिजीज को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील करता है एज वेल एज डिप्रेस्ड भी हो जाता है। अब आते हैं थेरेपीज पे। तो बच्चों थेरेपीज तो होती है इन कंडीशंस में बहुत ही हेल्पफुल होती है और मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो थेरेपी और एक्सरसाइज ही होती है। तो पहले ही हमारी फिजिकल थेरेपी, तो फिजिकल थेरेपी में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फिजिकल थेरेपी टू हेल्प यू रीगेन एज मच एज फंक्शन एज पॉसिबल बाय टीचिंग योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हाउ टू वर्क अराउंड द इंजरी। तो फिजिकल हेल्प जो है वो आपका जो फंक्शन होता है जितना हो सके
उतना ये फंक्शन आपको हेल्प करती है रीगेन करने में। इसमें आपको अपने ब्रेन को इस हिसाब से टीच करना है, खुद को समझाना है जहां पर स्पाइनल कॉर्ड को, कि इस इंजरी के साथ हम कैसे अपने आप को, अपनी डेली लाइफ को, एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं। फिजिकल थेरेपी कैन ऑल्सो हेल्प यू स्लो द लॉस ऑफ मसल टोन बिलो द इंजरी। तो फिजिकल थेरेपी आपका जो भी लॉस ऑफ मसल हुआ है और उसको स्लो कर, अगर मतलब हो रहा है या फिर हो चुका है, तो अब हो रहा है तो उसको भी थोड़ा कम कर देगा फिजिकल थेरेपी की, अब और ज्यादा ना, डोंट बिलो द इंजरी के लेवल तक ही वो रहे, उससे ज्यादा आगे वो ना बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज थेरेपी टू हेल्प यू रिमेन इन गुड फिजिकल शेप एंड रिड्यूस क्रॉनिक पेन। एक्सरसाइज थेरेपी से क्या होता है कि जो भी आपका बॉडी शेप है वो खराब ना हो पैराप्लेजिया की वजह से, और आपको कोई भी सीवियर पेन जो है वो अकर ना हो। मोर ऑन दिस लेटर स्टेज में जाकर। साइकोथेरेपी टू हेल्प यू अडॉप्ट न्यू कोपिंग स्किल्स फॉर मैनेजिंग योर इंजरीज। यहाँ पर साइकोथेरेपी इसलिए दी जाती है बच्चों पेशेंट को ताकि वो अडेप्ट कर सके कुछ नई कोपिंग स्किल्स को, अपनी डिजीज के साथ वो कोपिंग स्किल्स को अडेप्ट कर सके, ताकि वो अपनी इंजरी को भी क्या करें, यहाँ पर मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों एजुकेशन अबाउट योर इंजरी, एडवोकेसी प्रोग्राम्स एंड फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम पेशेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उनकी इंजरी के लिए प्रोग्राम्स के लिए बताएंगे, आपके लिए प्रोग्राम्स है वो अवेलेबल है। एडवोकेसी प्रोग्राम्स के बारे में हम उनको बताएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को देने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि पेशेंट के दिल में जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अब मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, क्या मेरी आगे के फ्यूचर होगा, तो वो सारी चीजें उसको, उन क्वेश्चंस को मिनिमाइज करने में हेल्प करेंगे। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड थेरेपी टू हेल्प यू लर्न न्यू स्किल्स, रीगेन ओल्ड वंस एंड फाइंड न्यू वेज टू वर्क अराउंड योर इंजरी। अपनी इंजरी के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप कैसे अपना गुजारा करें, तो यहाँ पर क्या है कि आप इसमें नई स्किल्स को सीखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, पहले के जैसे आप अपनी वर्क को कैसे कंटिन्यू करें, ये सब चीजें आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। अल्टरनेटिव मोडालिटीज में ओनली यूज दीज विद द कंसेंट ऑफ योर डॉक्टर। ये जो अल्टरनेटिव मोडालिटीज हैं वो आपके डॉक्टर के कंसेंट पर ही दी जाएंगी। बट सम पैराप्लेजिस्ट हैव एक्सीलेंट लक विद एन ऑक्यूपंक्चर, मसाज, क्यूरियोपैरेटिक एंड अदर होलिस्टिक थेरेपी। लेकिन कुछ लक होता है कुछ पेशेंट्स का कि वो सिर्फ अल्टरनेटिव मोडालिटीज इन थेरेपीज के थ्रू ही क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर थेरेपी के थ्रू, मसाज, बहुत ही फिजियोथेरेपी जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर क्यूरियोपैरेटिक या अदर होलिस्टिक थेरेपीज के थ्रू क्या होते हैं, उनको काफी रिलीफ मिलता है अपनी कंडीशन से। नेक्स्ट है बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज अ नर्स हमारा बहुत बड़ा रोल होगा पैराप्लेजिया के पेशेंट्स के लिए कि कैसे हम उनको जो है थोड़ा बहुत केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके, थोड़ा बहुत केयर और साथ ही साथ प्रॉपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उन्हें कैसे प्रोवाइड करें। सो गेनिंग इंडिपेंडेंस यूजिंग अ व्हील चेयर। तो हम पेशेंट को बताएंगे कि आप अपने काम जो है वो खुद कर सकते हैं अगर आप व्हील चेयर का यूज करें। यहाँ पर आप जो है व्हील चेयर का यूज करें। फिर हम पेशेंट को बताएंगे कि यहाँ पर 2 टाइप्स की व्हील चेयर आपके लिए, एक मैनुअल जो आपको खुद चलानी पड़ेगी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर, तो जिसमें हम पेशेंट को बताएंगे कि आप बताइए हमें आप किसमें कंफर्टेबल हैं। तो मेनली हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर का ही यूज करें, जिससे आपको कोई भी थकावट भी नहीं होगी और आप इजीली अपने जो वर्क है वो परफॉर्म कर पाएंगे। रीएडजस्टिंग फर्नीचर फॉर बेटर एक्सेस। अब हमें पेशेंट को बताना है कि आपको अपने घर का फर्नीचर बहुत ही रीएडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी व्हील चेयर के साथ प्रॉपर मूव कर सके अपने घर में और आप गिरने के भी आपके जो चांसेस हैं वो कम हो। प्रिवेंट बेड सोर्स। पेशेंट को हम ये भी बताएंगे कि अब इस कंडीशन में आपको एक ही जगह लेटे नहीं रहना है कि आप बस आपने सोच लिया कि अब तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे बस लेटना ही लेटना है, अब मेरी जिंदगी बस बेड पे ही कट जाएगी। नहीं, पेशेंट को हम बताएंगे कि आप व्हील चेयर के थ्रू चल सकते हैं, आप व्हील चेयर के थ्रू आप मूव कर सकते हैं, बाहर की चीजें देख सकते हैं, बाहर का एनवायरमेंट देख सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पर लेटे रहेंगे तो आपको बेड सोर्स होने का चांस है। इंस्पेक्ट यूरिनरी कैथेटर। अगर पेशेंट क्या है कि हॉस्पिटल में है तो हमें यूरिनरी कैथेटर उनका इंस्पेक्ट करते रहना है कि कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, मतलब यूरिनरी एरिया पे या फिर कैथेटर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डेली चोर्स रिक्वायर असिस्टेंट। डेली वर्क्स, यहाँ पर चोर्स का मतलब है वर्क। डेली वर्क के लिए पेशेंट को यहाँ पर असिस्टेंट की नीड तो है ही, और उनके हम इनकरेज हॉबीज ताकि उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहे। तो यहाँ पर उनको क्या है बुक्स दे सकते हैं रीड करने के लिए, आर्ट बनाने के लिए हम उनको प्रोवोक कर सकते हैं, या फिर म्यूजिक थेरेपीज जो है वो हम दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें से क्या होगा कि पेशेंट का माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, वो
वरना अगर पेशेंट खाली बैठा रहेगा तो अपनी डिजीज के बारे में सोचता रहेगा, इससे वो डिप्रेस हो सकता है, बहुत चिंता भी कर सकता है। तो ये सारी साथ ही साथ हम पेशेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये था हमारा पैराप्लेगिया, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा लोअर बॉडी का जो मूवमेंट है और जो सेंसेशन है वो लॉस हो रहा है पैराप्लेगिया में। ये कितने टाइप का है? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ट्रॉमेटिक, नॉन ट्रॉमेटिक, स्पास्टिक एंड कंजेनाइटल पैराप्लेगिया। 6 टाइप्स का जो है हमारा पैराप्लेगिया है। मैनेजमेंट इसमें सबसे एफिशिएंट क्या होता है? थेरेपीज और एक्सरसाइज ही जो है वो इस पैराप्लेगिया के लिए बहुत एफिशिएंट है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट पैराप्लेगिया। मिलते हैं हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।